बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आज आपके लिए जो खबर लेके आया हूँ नाजरीन, आज ना कोई मार धाड़ की खबर है, ना हमने कोई ऑपरेशन किया है, ना हमने किसी शख्स को मारा है, ना किसी ने किसी के ऊपर हमला किया है, लेकिन एक ऐसी चीज़, एक ऐसी खबर जिसके इंतज़ार में हम एक तवील अरसे से थे, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी ही खबर लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और एक ऐसा मामला जिसके ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान खुश है बल्कि चीनी इंजीनियर्स ने बाकायदा तौर पे जश्न मनाया है। और एक ऐसा ख़जाना जो पाकिस्तान की सरजमीन में से निकला है, पाकिस्तान की ज़मीन में से निकला है, जिसको आप आज के जदीद ज़माने में कुदरती वसाइल या नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, पाकिस्तान को उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। अब सवाल ये है कि ये ख़जाना जो हाथ लगा है ये पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे मिला है, और ये अगर मिल गया है तो ये किस किस्म का ख़जाना है। उसमें तेल मिला है, गैस मिली है, उसमें कुछ सोना तांबा मिला है, और उसके बाद अगर ख़जाना मिल भी गया है तो ये कितने साल के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए जो है वो कारआमद होगा और पाकिस्तान इससे कितना फ़ायदा उठा सकता है। और फिर इस सारी बीचों बीच पिछले 1-1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान ने 2 बड़े अहम महाज़ों के ऊपर ख़ासकर जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये बुनियादी तौर पे कुदरत का तोहफा होते हैं, इसमें किसी मुल्क का कोई कमाल नहीं है। अगर अफगानिस्तान के अंदर इस कदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पे वहाँ पे कॉपर पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, हत्ता के ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो पाए जाते हैं, तो ये उसके ऊपर एक कुदरत की मेहरबानी है या कुदरत का इनाम होता है। लेकिन इसमें मसला ये है कि हर मुल्क के पास से टेक्नोलॉजी नहीं है, मिसाल के तौर के ऊपर कि वो सोना निकाल सकें, ना ही हर मुल्क ये इस किस्म के रिसोर्सेज को तलाश कर पाता है, उसके पास इतने वसाइल भी नहीं होते। मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूँ, आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर रेकोडिक का एक मामला आपने बड़ी खबरों के अंदर सुना होगा। पाकिस्तान के ये जो चागी का इलाका है वहाँ पे सोने के ज़खायर हैं और कहा यह जाता है कि दुनिया के अंदर जो कॉपर के बड़े ज़खायर में से एक, वो दुनिया के बड़े ज़खीरों में से है। पाकिस्तान का सोने और तांबे का तो वो बड़ा ज़खीरा है ही है, लेकिन पाकिस्तान के पास चूँकि उसको निकालने की सलाहियत नहीं थी तो हमने माजी के अंदर क्या किया कि हमने चिली और कनाडा की कंपनी थी उसके जॉइंट वेंचर को ये ठेका दे दिया, लेकिन वो तनाज़े का शिकार हो गया जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को $6 अरब का फाइन जो है वो कर दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिसंबर को बीबीसी ने खबर लगाई रेकोडिक मंसूबे के मुतालिक, जो टीथियान कंपनी थी उसकी जो एक शराकतदार हैं, जो शेयर होल्डर हैं, पाकिस्तान ने उनके साथ जो मुआहिदा है वो होने के करीब है। और उसके अलावा बलूचिस्तान असेंबली का इन कैमरा सेशन भी हुआ जिसमें यह फैसला हुआ कि उनमें से चूंकि 2 कंपनीज थी, तो जो बैरिक गोल्ड थी उसने, कनाडा वाली कंपनी, उसने ये फैसला किया है कि वो इस मंसूबे को लेकर आगे बढ़ेगी। और वो जो अगर, क्योंकि इन दोनों के हिस्से में $3 अरब आने थे, एक पाकिस्तान को $6 अरब किस तरह अदा नहीं करने पड़ेंगे कि वो खुद भी गोल्ड यहां से निकालेगी, दूसरा ये है कि वो $3 अरब जो दूसरी कंपनी के हैं वो भी अपने जिम्मे ले लेगी। और फिर बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर उसके अंदर ये थी कि उसमें 25% उनको वैसे मिलना था, 5% रॉयल्टी की मद में था, 3.5% मकामी आबादी की डेवलपमेंट को 39% उनके पास आ गया। लेकिन खबर ये नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये मैंने उसका एक बैकग्राउंड आपको बताया कि ये कितने मसाइल होते हैं जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती। लेकिन ये चूंकि यूरोप के साथ, दीगर ममालिक के साथ तो हमारा ये केस है, लेकिन जहां तक चीन और पाकिस्तान की बात आती है तो चीन और पाकिस्तान के मामलात ऐसे नहीं हैं। यहां पे एक मुल्क की जो कामयाबी है वो दूसरे मुल्क की कामयाबी समझी जाती है और एक मुल्क दूसरे मुल्क को सपोर्ट करता है वो चीज़ अचीव करने के लिए। अब आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर सी पैक का एक बड़ा प्रोजेक्ट जारी है, लेकिन सी पैक के अंदर सिर्फ रोड्स नहीं बन रहे, आप ये समझें कि ये मोटरवे बन गई है और ये इंटर जो चेंज है ये बन गया है, नहीं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। उसके मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिसमें इंडस्ट्री शामिल है, जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग शामिल है, जिसके अंदर हमारी एग्रीकल्चर को जो अपग्रेड करना है उसको कैसे, ये सारे के सारे हैं।
तो एक ऐसा ही प्रोजेक्ट सी पैक के अंदर जो है वो चल रहा था। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये रेकोडी का मंसूबा चूंकि बलूचिस्तान के अंदर था, इस तरह से और भी बहुत सारे हमारे सूबों के अंदर, और सी पैक पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है। तो अब सिंध के अंदर सी पैक के तहत काम चल रहा था। आपने थर का हमारा इलाका सुना होगा, थर के इलाके के मुतालिक बहुत सारी हम नेगेटिव खबरें भी सुनते हैं जी। वहाँ पे चूंकि पानी का मसला है, वहाँ पे लोग जो है गवर्नमेंट की गवर्नेंस की वजह से मसाइल आते हैं, लेकिन इस सारी चीज़ को लेके अब वहाँ से खुशखबरी आई है, और जो खुशखबरी है वो पाकिस्तान की जो किस्मत है वो बदल सकती है, और पाकिस्तान के लिए उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और ये एक ज्वाइंट वेंचर है पाकिस्तान का और चाइना का, और इस सिलसिले में चीन की कंपनी ने भी तस्दीक कर दी है, और जो सिंध के वजीर आला हैं उन्होंने इस बारे में मुबारकबाद भी दी है, और उन्होंने कहा मैं तो आपको पहले ही कहता था कि जो थर का इलाका है उससे पाकिस्तानियों की किस्मत बदलेगी। और आप यकीन करें कि जब ये खबर मैंने पढ़ी, जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, जब चीज़ें हमारे सामने आई, तो ये बात वाकया ही दुरुस्त है कि इस सिलसिले में जो पाकिस्तान की किस्मत है वो बदलने वाली है। अब मैं आता हूँ इस सारे मामले के अंदर कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी तो खुश होंगे, उनकी ज़मीन में से ये निकला है, तो हमारे चीनी भाई भी बहुत खुश हैं। चीनियों ने भी बाकायदा इसके ऊपर जश्न मनाया है, सेलिब्रेट किया है, और पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है कि आपको एक बड़ी कामयाबी मिली है। अब आते हैं इसके ऊपर जो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के इस मंसूबे के हवाले से। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का ये मंसूबा है, और थर के अंदर, थर कोर ब्लॉक 1 के अंदर यहाँ पे ये तलाश कर रहे थे, और 145 किलोमीटर। अब ये मैंने जिस तरह आपको बताया कि टेक्नोलॉजी होती नहीं है, पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम जनाब 145 किलोमीटर की गहराई में चले जाएं, या हम जो समंदर के अंदर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको तलाश कर लें। तो इसके लिए हमें किसी ना किसी की मदद चाहिए होती है। तो इस बार चूंकि चीन की मदद थी, तो जनाब 145 किलोमीटर की जो खुदाई है वो उन्होंने की है, और 145 किलोमीटर की खुदाई के बाद मालूम ये हुआ है कि यहाँ पे जनाब आली जो कोल है, जो कोयला है, उसके बड़े ज़खायर पाकिस्तान को मिले हैं। अब थर के अंदर पहले भी आपको पता है कि एंग्रो का प्रोजेक्ट और दीगर चीज़ें शामिल थी, लेकिन अब जो नया आया है इसकी मालियत बहुत ज़्यादा है, और ये मालियत इस कदर ज़्यादा है, अगर मैं आपको सादा अल्फाज में ये समझाऊं कि 5 अरब बैरल, 5 बिलियन बैरल जो ऑयल है, अगर वो पाकिस्तान को मिल जाए तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये छोटी बात है, या पाकिस्तान की इकॉनमी या पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली बात है? तो बिल्कुल जनाब अली इसी तरह का 5 अरब बैरल खाम तेल के बराबर ये कोयला है। इब्तदाई तौर पे ये बताया गया है कि जनाब यहाँ से पहले मरहले में 9 अरब टन जो सालाना कोयला है वो यहाँ से पैदा होगा, या यहाँ से उसको निकाला जाएगा, और मजमूई मालियत जो उसकी है 5 अरब बैरल खाम तेल के बराबर है, जिससे आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान की आने वाले चंद दिनों के अंदर किस्मत बदलने वाली है। और इसके अंदर अब टाइम लगेगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कल से ही पाकिस्तान इसकी माइनिंग शुरू कर देगा, कोल माइनिंग, और कल से ही ये हमारे पास कोयला हाथ लग जाएगा और उसको हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर देंगे, तो ये बात ठीक नहीं है। जिस तरह से पहले मरहले के अंदर हमने उसको तलाश किया है, फिर दूसरे मरहले के अंदर हमने उसका एस्टिमेट लगाया है कि अगर यहाँ पे कोयला मौजूद है, कोल मौजूद है, तो उसकी मालियत क्या है। अब तीसरे मरहले के अंदर उसको निकाल के, जिस तरह से आपने साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट है, दीगर जो मुल्क के इलाके हैं वहाँ पे हमने कोल प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, जिससे हम बिजली पैदा करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोयला होगा तो हमें उससे कोई बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, हमारी बिजली जो है वो सस्ती होगी। अगर बिजली सस्ती होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी इंडस्ट्री के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा।